अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो कि बड़ी अहमियत का हामिल है, उसको लेके मैं हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में, आपका टीचर राना आसिफ शहजाद। स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसका स्कोप क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बुनियादी तौर पे स्टूडेंट्स को ये समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स पहले कॉमर्स को पढ़ चुके होते हैं, अकाउंटिंग को पढ़ चुके होते हैं, तो ये डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि किस किस मानों में और किस किस जगह पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डिफ़र कहाँ कहाँ पे करता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको डिफ्रेंशिएट करती हैं, इसका स्कोप क्या है। तो जब तक हम इसको इन डेप्थ डिटेल में नहीं देखेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए ये समझना मुश्किल होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में यही एम्बिगुइटीज़ होती हैं कि ये भी अकाउंटिंग की ही एक ब्रांच है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में इन दो फंक्शंस को इकट्ठा कर दिया जाता है और सेम डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। हालांकि मेरी नज़र में ये दो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। अकाउंटिंग के जो फंक्शंस होते हैं बेसिकली वो कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं, जिसमें चीज़ों को कंट्रोल करना और रिकॉर्ड करना और समरी बना के उसकी बुनियाद पे फैसले लेना सिखाया जाता है। जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये बेसिक सोर्सेज की बात करता है कि आप फाइनेंस अरेंज कहाँ से करेंगे, इसका सोर्स क्या होगा, इसकी कॉस्ट क्या हो सकती है, इसको किस स्ट्रक्चर के तहत इस्तेमाल करें कि इससे हासिल होने वाले बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज़ किया जाए और इससे इसके ऊपर लगने वाली कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया जाए। तो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर की इंट्रो पहले शुरू करते हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे हम सिलेबस को आगे चलाते जाएंगे स्टूडेंट्स को वो बेसिक डिफरेंसेस समझ में आना शुरू हो जाएंगी जो अकाउंटिंग से इसे डिफ्रेंशिएट करती हैं, इसे मुमताज़ करती हैं। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, इसमें जो चीज़ें शामिल हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि फ़ाइनेंस क्या है, यानी एक कंपनी के माली मामलात क्या होते हैं। द मेजर एरियाज ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस के मेजर एरियाज़ कौन से हैं। एंड आइडेंटिफाई, और ये निशानदही करना ज़रूरी है, द प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर विद इन द फर्म, कि जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ होती हैं कि जिनको फाइनेंशियल मैनेजर का नाम दिया जाता है, उसकी बुनियादी एक्टिविटीज़ कंपनीज के अंदर क्या हो सकती हैं या किसी भी बिज़नेस के अंदर क्या हो सकती हैं। नंबर 2 इशू जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब द मैनेजेरियल फाइनेंस। हम ये बताएंगे कि मैनेजेरियल फाइनेंस क्या है, क्योंकि पहले हमने पहले स्टेप पे बताया कि फाइनेंस क्या है, अब मैनेजेरियल फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, इसके फंक्शंस क्या होंगे, एंड इट्स रिलेशनशिप टू द अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग से इसका रिलेशन कैसे बनता है और या किन किन मुकामात पे या किन किन स्टेजेस पे ये अकाउंटिंग से डिफ़र करती हैं। थर्ड इशू, अंडरस्टैंड द लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ये तो सभी स्टूडेंट्स को पता है कि अमूमी तौर पे बिजनेसेस 3 किस्म के होते हैं, या तो सिंगल बिजनेसेस हो सकते हैं कि जिनको हम सोल प्रोप्राइटरशिप का नाम देते हैं या सोल ट्रेडरशिप का नाम देते हैं। बिज़नेस की दूसरी किस्म जो है वो पार्टनरशिप बिज़नेस होता है कि जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके पार्टनरशिप बिज़नेस जो कुछ मामलात को तय करके डिसाइड करते हैं, इनिशिएट करते हैं
और उसको चलाने के, उसको रिकॉर्ड करने के, प्रॉफिट को शेयर करने के जो रूल्स होते हैं वो तय कर लिए जाते हैं। जबकि थर्ड फॉर्म जो बिज़नेस की होती है उसको हम कॉरपोरेशन या कंपनीज़ कहते हैं, जिनकी सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और इसकी जो कंट्रोलिंग होती है, इसकी जो रेगुलेशन होती है वो बड़ी स्ट्रिक्ट होती है और इनको कानून को बड़ा फॉलो करना पड़ता है। नंबर 4 इशू जो हमारा होगा, एक्सप्लेन वाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि कंपनीज़ को अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ज़ाहिर सी बात है कि हर इंसान जो बिज़नेस करता है वो सिर्फ ये ही नहीं चाहता कि वो किसी बिज़नेस या इकोनॉमिक एक्टिविटी को रन करे, बल्कि वो ये भी चाहता है कि जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है, जितना कैपिटल उसने बिज़नेस में लगाया है, उसके ऊपर एक रीज़नेबल रिटर्न भी मिले। और वो रिटर्न जो है वो बिज़नेस में वो इन्वेस्ट करे तो बिज़नेस की वर्थ में इजाफा हो, बिज़नेस इंक्रीज़ करे, बिज़नेस डेवलप करे, रादर दैन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो कंपनी की नज़र में सिर्फ यही चीज़ नहीं होगी कि उसको प्रॉफिट को भी बढ़ाया जाए, बल्कि वो अपने बिज़नेस की वर्थ में भी इजाफा चाहता है। इज़ द फर्म्स गोल, और इसी को हमने एक फर्म का गोल करार दिया है। एंड हाउ द एजेंसी इशू इज़ रिलेटेड टू इट। चूँकि बिज़नेस और बिज़नेसमैन तो अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं, तो जब बिज़नेस का मालिक कोई और होगा, इसका मैनेजर कोई और होगा, तो वह यहाँ पे फिर प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशंस कायम हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको बिज़नेस लॉ के अंदर पढ़ा हुआ है, एजेंसी रिलेशनशिप्स। तो जो बिज़नेस में एक एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन कायम होगा, तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमारा जो पहला इशू आज का होगा, व्हाट इज़ फाइनेंस। फाइनेंस क्या है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि बिज़नेस के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो माली मामलात होते हैं उनको फाइनेंस का इनाम दिया जाता है। वो जो कैपिटल अरेंज किया जाता है, वो जो कैपिटल बिज़नेस को बनाने के लिए, बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, बिज़नेस को ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है, उस पैसे को हम फाइनेंस का नाम देते हैं। फाइनेंस, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी। तो अगर हम एक कंसाइज डेफिनेशन इसकी देखें, एक ऐसा हुनर कि जिसके तहत, या एक ऐसी साइंस जिसमें हम ये सीखते हैं कि हाउ टू मैनेज द मनी, कि हम पैसे को कैसे मैनेज करें। ज़ाहिर सी बात है कि हर इंसान ये चाहता है कि पैसे को इस तरीके से मैनेज किया जाए कि इससे हासिल होने वाले बेनिफिट्स या इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं को मैक्सिमाइज़ किया जाए, और इसको इस्तेमाल करने की जो लागत हो, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो कम से कम होनी चाहिए। फाइनेंस इज़ द स्टडी ऑफ मनी। बुनियादी तौर पे फाइनेंस जो है ये पैसे की ही तालीम का, इसके एजुकेशन का नाम है। दैट रेफर्स रेजिंग फंड्स, कि जो इस चीज़ को की वजाहत करेगा कि हम पैसा कैसे अरेंज करेंगे, फंड्स कैसे बनाएंगे, मैनेजिंग दैम, इसको मैनेज कैसे करेंगे, हाउ इफ़ेक्टिवली मैनेज दैम, एंड डिटर्मिन देयर बेस्ट यूज़। और हम इस चीज़ की वजाहत करेंगे और ऐसे टूल्स, ऐसे मेथड्स या ऐसे प्रोसीजर्स सीखेंगे, डेवलप करेंगे कि जिससे इसके बेहतरीन इस्तेमाल को मुमकिन बनाया जाए और कंपनी को जो फ़ायदा मिल सकता है वो दिया जाए। मेजर एरियाज़ ऑफ फाइनेंस कौन से हैं। मेजर एरियाज़ ऑफ फाइनेंस, द स्टडी ऑफ फाइनेंस कंसिस्ट ऑफ 3 एरियाज़। बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो फाइनेंस को 3 एरियाज़ में हम देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, हम ये देख सकते हैं कि इसका रोल फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर क्या होता है, और इंस्टीट्यूशंस जो अदारे, चाहे वो रेगुलेटरी नेचर के हों, चाहे वो एग्जीक्यूटिव नेचर के हों, तो उसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इश्यूज़ क्या होंगे। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट्स, सरमायाकारी करना। जब बिजनेसेस सरमायाकारी करते हैं तो हम ये भी तो देखेंगे कि इस सरमायाकारी के लिए पैसा कहाँ से अरेंज किया जाएगा, पैसा किस बेहतरीन मोड में इन्वेस्ट किया जाए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल हो सके। और नंबर 3, मैनेजरियल फाइनेंस, यानी वो तमाम सर्विसेज के जिसके तहत हम पैसे के बेहतरीन इस्तेमाल को मुमकिन बनाते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर, यानी
एक फाइनेंशियल मैनेजर की बुनियादी एक्टिविटीज़ उसे क्या परफॉर्म करनी होती है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, चाहे कंपनीज हों, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हों, चाहे ट्रेडिंग बिजनेसेस हों या सर्विस बेस्ड इंस्टीट्यूशंस हों। एक फाइनेंशियल मैनेजर की जो बुनियादी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, उसकी जो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, उसमें सबसे पहले फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। फाइनेंशियल मैनेजर फ्यूचर को फोरकास्ट करेगा कि हमें आज अगर कुछ पैसे की ज़रूरत है तो वो कितना है, और मुस्तकबिल में अगर हम उसे देखेंगे तो हमें वो कितना चाहिए होगा, उसके यूजेस क्या होंगे, उसके सोर्सेज क्या होंगे, हम उसे कैसे हासिल करेंगे, एंड प्लानिंग। और फिर जब आप फोरकास्ट कर लेते हैं तो फिर उसके मुताबिक कंपनी की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। नंबर 2, मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। फाइनेंशियल मैनेजर्स सरमायाकारी करने के जो डिसीजंस हैं वो भी लेंगे कि अगर आप पैसे का एक माकूल इंतज़ाम कर लेते हैं तो उसको किस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया जाएगा। ज़ाहिर सी बात है कि जब आप तमाम सेक्टर्स को ओवरसी करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तो फिर आप एक बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन तक ज़रूर पहुंचेंगे कि ऐसे साइड पे, ऐसे सेक्टर में पैसे की सरमायाकारी की जाए कि जिसमें आप उसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकें। नंबर 3, मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। माली मामलात के मतलब भी आपने फ़ैसला साजी करनी है कि पैसा अरेंज कहाँ से करना है, इनकी सोर्सेज क्या होंगे, इसकी कॉस्ट क्या होगी। नंबर 4, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अब जिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप पैसे का अरेंजमेंट करेंगे, उनके साथ मामलात को स्मूथली और बेहतर तरीके से चलाने के लिए जो एक कोऑर्डिनेशन की फ़िज़ा कायम करनी होती है, या मामलात को कोऑर्डिनेशन से जो है वो टैकल करना होता है, ये भी एक मैनेजर की, फाइनेंशियल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और लास्ट है डीलिंग विद द फाइनेंशियल मार्केट्स। अब ऐसी मार्केट कि जहाँ पे पैसे का लेन देन का बिजनेस होता है, या आपकी बैंकिंग मार्केट भी हो सकती है, या आपकी फॉरेक्स मार्केट भी हो सकती है, तो अब यहाँ से एक नया पहलू निकला कि एक फाइनेंशियल मैनेजर को दोनों तरीक़ों से पता होना चाहिए कि आप जो माली मामला देख रहे हों तो उसको आपने लोकल करेंसी में कैसे टैकल करना है, या फिर अगर इंटरनेशनल मार्केट आपके सामने हो तो फिर आपने फॉरेक्स मार्केट को कैसे टैकल करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने पैसे को, अपनी कैपिटल को जब आप फॉरेन मार्केट में या फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें आपको भी वो चीज़ें जांचने की, लर्न करने की ज़रूरत होती है। तो ये भी बुनियादी एक्टिविटी होती है। सेकंड इशू जो हम इसमें देखेंगे कि वाई स्टडी फाइनेंस। पहले तो हमने ये देख लिया कि फाइनेंस क्या है, एक फाइनेंशियल मैनेजर की प्राइमरी एक्टिविटीज़ या प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं कि जो कि उसे परफॉर्म करने होते हैं। अब हम फाइनेंस स्टडी इसलिए भी करते हैं कि बुनियादी तौर पे हमें अपने बिज़नेस की 4 बुनियादी जो चीज़ें हैं उसके अंदर इसको मर्ज करने की, उनके साथ कोऑर्डिनेट करने की हमें ज़रूरत होती है। सबसे पहले मार्केटिंग है, नंबर 2 पे अकाउंटिंग है, नंबर 3 पे मैनेजमेंट है, एंड नंबर 4 पे पर्सनल फाइनेंसेस हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जब हम फाइनेंस की केमिस्ट्री को, फाइनेंस को इन डेप्थ समझते होंगे तो फिर हम इन बुनियादी जो कि डिस्टिंक्ट फील्ड्स हैं इनके साथ रिलेट कर सकते हैं, इसके साथ फाइनेंसेस के इस्तेमालात को, इसकी कोऑर्डिनेशन को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जी मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर ज़रूरत होती है फाइनेंशियल बजट्स बनाने की। आपने इनके अखराजात का तखमीना लगाना होता है, एस्टिमेट्स बनाने होते हैं, मार्केटिंग रिसर्च करनी होती है। ज़ाहिर सी बात उसके लिए भी फ़ंड्स की अरेंजमेंट की ज़रूरत होती है, और पैसा कितने बेहतरीन अंदाज में उसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए, उसके अंदर खर्च किया जाए कि उससे हासिल होने वाले फाइनेंशियल बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज़ किया जाए। मार्केटिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, इसी तरह आपने जो मुख्तलिफ़ किस्म की फाइनेंशियल मार्केटिंग प्रोडक्ट्स होती हैं उसके मतलब भी डिसाइड करना होता है कि आपके लिए मार्केटिंग का चैनल क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या होना चाहिए। डेफिनेटली जितना बड़ा एरिया ऑफ ऑपरेशन होगा आपको उसको हैंडल करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए वसी पैमाने पे फाइनेंसेस चाहिए होंगे। नंबर 2 अकाउंटिंग।
अमूमी दायरों के अंदर अकाउंटेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट को इकट्ठा ही कर दिया जाता है, लेकिन बेसिकली अगर स्कोप के लिहाज से देखें तो अकाउंटिंग तो जो है वो बाद की एक्टिविटी है, जबकि फाइनेंसेस जो हैं ये पहले लेवल पर डिसीजंस लेते हैं कि हमें कौन से बिज़नेस स्टार्ट करने हैं, वो उसकी नौइयत क्या होगी, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो सकती है, इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं और कंपनीज़ को उनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या हासिल हो सकते हैं। डुअल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फंक्शन। अब यहाँ पे अकाउंटिंग को भी ये असिस्ट करता है, यानी तमाम पैसे के माली मामलात जो होंगे, फाइनेंसेस वालों ने तो ये बता दिया कि आपने ऐसे करना है। अब फाइनेंस को जब मैनेज करने की बारी आती है, कंट्रोल करने की बारी आती है, तो फिर वहाँ पे आपको अकाउंटिंग की ज़रूरत महसूस होती है। बिज़नेस के या फाइनेंस के जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको एक अकाउंटिंग लैंग्वेज में नोट करने की, एक अकाउंटिंग के तहत सेट प्रोसीजर्स में उसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो फिर यहाँ पे हमें इसको रिलेट करना पड़ता है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स के साथ या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ज़ाहिर सी बात है कि फाइनेंसेस को जब आप एक मीनिंगफुल फॉर्मेट के अंदर शो करती हैं तो वो ऐसी फाइनेंशियल समरीज़ होती हैं कि जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के लिए अहमियत की हामिल होती हैं और वो उसकी तरफ देख के उसका एनालिसिस करके ही कंपनी का या बिज़नेस का जो है वो तज्जिया करती हैं। नंबर 3, मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम मैनेजमेंट के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं? स्ट्रेटजिक थिंकिंग। आप कंपनीज़ के लिए लंबे अरसे की जो प्लानिंग करते हैं, ये एक जहन साजी करते हैं कि आपने कंपनीज़ को अगर आज किसी जगह पे है तो उसको इन फ्यूचर कहाँ पे लेके जाना है, फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली उसे कितना स्ट्रॉन्ग करना है और उसकी इन्वेस्टमेंट को किस सेक्टर में ज़्यादा इंक्रीज़ करना है कि उससे हासिल होने वाले बेनिफिट्स कंपनी की फेवर में चले जाएं, कंपनी को इकोनॉमिकली भी और कंपनी को फाइनेंशियली भी वो बेनिफिट दे सकें। जॉब परफॉर्मेंस। अब ये जॉब परफॉर्मेंस के लिए आपने वो पैरामीटर सेट करने होते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि लेबर डिपार्टमेंट जो है, लेबर की तनख्वाहें बनाने वाला डिपार्टमेंट जो है वो भी इसके अंडर ही आता है और वहाँ पे फिर आपको फाइनेंसेस के बेहतरीन इस्तेमाल की एक ऑप्टिमल सोल्यूशन की ज़रूरत होती है जो कंपनी की कॉस्ट को एक लिमिटेड हद तक या एक कंट्रोलेबल लिमिट तक रख सके और फिर प्रॉफिटेबिलिटी को भी मैनेजमेंट ही ऐसा डिसाइड करती है। लास्ट है पर्सनल फाइनेंसेस। पर्सनल फाइनेंसेस का मतलब है कि एक इनफरादी शख्स या कंपनी के तौर पे एक कंपनी अपने जो ज़ाती मामलात होते हैं उसके लिए फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करेगी, उसके लिए वो अपने जो माली गोशवारे हैं वो कैसे बनाएगी। रिटायरमेंट प्लानिंग, ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे एम्प्लॉइज़ जो हैं कंपनी के साथ जुड़े हुए होते हैं तो उनके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग भी करना होती है। इसी तरह अगर एक इनफरादी शख्स की ज़िंदगी की बात की जाए तो वो अपनी ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ स्टेजेस पे जो उसको लाइबिलिटीज़ का सामना जो होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के अखराजात का जो सामना होता है उसकी भी वो प्लानिंग करता है। जैसे बच्चों की जो तालीमी अखराजात होते हैं उसको आपने मैनेज करना, उसको बजट करना एंड डे टू डे कैश फ्लो इश्यूज़ और जो आपको रोज़मर्रा की बुनियादों पे जो अपनी ज़िंदगी को मैनेज करने के लिए, अपनी डेली लाइफ को सप्लीमेंट करने के लिए जो कैश फ्लोज़ की ज़रूरत होती है मुख्तलिफ़ अखराजात के लिए, उसको भी प्लान किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये तमाम काम करने वाला वो एक्टिव पर्सन जो ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होगा उसको क्या नाम देते हैं? उसे फाइनेंशियल मैनेजर का नाम देते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर्स ट्राई टू आंसर सम और ऑल। अब जो फाइनेंशियल मैनेजर जो फाइनेंस की एक साइंस को कम्प्लीटली समझता होगा वो उस बिज़नेस से रेलिवेंट चंद या सारे क्वेश्चन जो होंगे उसको सेटिस्फाई करने की, उसका आंसर देने की कोशिश करता है। और दीज क्वेश्चंस रिगार्डिंग फाइनेंस अरेंजमेंट, यानी वो इश्यूज़ किस किस्म के हो सकते हैं। एक फाइनेंस मैनेजर को एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसे का अरेंजमेंट कैसे होगा, इसके इंतज़ामात करने होते हैं, इसको एक्सप्लेन करना होता है, इसको जस्टिफाई करना होता है। सोर्सेज, पैसा कहाँ से आएगा, हाउ चीपर द सोर्स, कैपिटल बजटिंग करनी होगी कि सरमाया अगर आपने अरेंज कर लिया तो उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कितने बेहतरीन या ऑप्टिमल अंदाज में उसको आप इन्वेस्ट करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हों। अब कैपिटल बजटिंग के अंदर मुख्तलिफ इश्यूज़ भी आगे जाके आएंगे।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उस सरमाए की जो आपने अरेंज कर लिया है, अगर आपके इंटरनल सोर्सेज से पैसा जनरेट नहीं हो सका और आपको एक्सटर्नल सोर्सेज पे रिलाई करना पड़ा है, तो उस सोर्सेज की कॉस्ट पे करना पड़ती है। तो वो कॉस्ट किस हद तक होगी, क्या मार्केट से कंपेटिटिव होगी, या आप किसी भी कॉस्ट पे वो सरमाया अरेंज करना चाहते हैं। तो ये इश्यूज़, ग्रोथ डिसीजंस, बिज़नेस आज किस स्टेज पे है, किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, आया नेशनल लेवल पे है या इंटरनेशनल लेवल पे है या मल्टीनेशनल लेवल पे है। तो ये तमाम चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजर ने पैसे की साइंस को, फाइनेंसेस की साइंस को समझते हुए डिसाइड करनी होती हैं। एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और फर्दर ये कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, कंपनी के जो मालिकान होते हैं, वो उनको ये गाइड कर सकता है कि आप फैसला साजी करें कि अपना सरमाया आपने किस तरफ लगाना है और किस हद तक लगाना है कि जो कंपनी को बेनिफिट जो है वो मैक्सिमाइज दे सके और कंपनी की प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो सके। द टॉप फाइनेंशियल मैनेजर्स विद इन अ फर्म इज़ यूजुअली द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। आज के जदीद हेरारकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट की जाती है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जो मोस्ट प्रोबेबल नाम जो है फाइनेंशियल मैनेजर को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO का दिया जाता है। अब बुनियादी तौर पे एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के एक कॉरपोरेशन या हेरारकी के अंदर दो किस्म के फंक्शंस होते हैं, या तो वो ट्रेजर का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है और या वो कंट्रोलर का फंक्शन परफॉर्म करता है। और मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स ये चीज़ अपने जहन में रखें कि एक अकाउंटेंट भी जो है ये दो किस्म के रोल प्ले कर सकता है, लेकिन ये ज़रूर जहन में रखें कि उसका ज़्यादा रिलाय कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ की तरफ होता है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को ज़्यादा लुक आफ्टर नहीं करता या उसका जो मेन फोकस है वो इस पे नहीं होता। ट्रेजर कौन होते हैं? पैसे की साइंस को समझने वाले, पैसे का अरेंजमेंट करने वाले, पैसे की मैनेजमेंट करने वाले लोग। ओवरसी कैश मैनेजमेंट, पैसे को कैसे अरेंज करना है, पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कितने होंगे और आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल है कैश का वो कितना होना चाहिए। क्रेडिट मैनेजमेंट, उधार जो दिया जाएगा या उधार लिया जाएगा उसको कैसे मैनेज करना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, लंबे अरसे के लिए, 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए जब आप एक्सपेंसेस करते हैं उनको कैसे मैनेज करना है। एंड द फाइनेंशियल प्लानिंग, और कंपनी के लिए माली मंसूबाबंदी बनानी है कि आप यानी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को मैक्सिमाइज़ कर सकें। अगर हालात क्रिटिकल भी हों या इकोनॉमी जो है वो इतनी अच्छी ना भी हो, तो कंपनी के फाइनेंसेस को इस तरीके पे, इस लेवल पे रखने की कोशिश करनी है कि कंपनी अपने जो माली डिस्ट्रेसेस होती हैं यानी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होती है उसे नंबरदाज़मा हो सके। इसी तरह जब एक कंट्रोलर के फंक्शन जो हो सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजर के लिए, ओवरसी टैक्सेस, वो अब ये कुछ मामलात ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के साथ होते हैं। पहले वाले जो मामलात हमने देखे वो जनरल पब्लिक या मार्केट के हवाले से थे, लेकिन यहाँ पे टैक्सेस, जो कि टैक्सेस का निज़ाम जो है, इसकी पॉलिसी या प्रोसीजर जो है गवर्नमेंट तैयार करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनेंसेस के मामलात गवर्नमेंट के साथ हो सकते हैं या रेगुलेटर के साथ हो सकते हैं वो भी ये हैंडल करने की कोशिश करता है। कास्ट अकाउंटिंग, कास्ट कितनी होनी चाहिए चीज़ों के लिए, इसके लिए स्पेसिफ़िकली कॉस्ट की क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आप उस पैसे के इस्तेमाल को फाइनेंशियली कितना बेहतर बना सकते हैं या बनाएंगे और उसको कंट्रोल करेंगे कि जो एक बजटेड लिमिट होती है या एक फाइनेंशियल लिमिट आपको दे दी जाती है, आप उन पैरामीटर से बाहर या दूर नहीं जाएंगे। एंड डेटा प्रोसेसिंग, और जो माली डिसीजंस लेने के लिए आपके पास डेटा अवेलेबल होता है उसको प्रोसेस करना और इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना कि आप उसकी बुनियाद पे अपने बुनियादी जो फैसला साजी हैं उसको कर सकें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस क्या होते हैं? अब देखें, हमने फर्स्ट स्टेप पे फाइनेंशियल मैनेजर्स को डिस्कस कर लिया। अब हम ये देखेंगे वो किस किस्म के फ़ैसले ले सकता है एक कंपनी के अंदर रहते हुए या ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के अंदर, उसके फाइनेंशियल डिसीजंस किस किस्म के होते हैं। सबसे पहले जो होगा वो कैपिटल बजटिंग। व्हाट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर प्रोजेक्ट्स शुड द बिजनेस टेक ऑन। पहला फैसला तो इसका ये होगा कि आया कंपनी को छोटे दर्जे की या छोटे अरसे की सरमायाकारी करनी चाहिए या उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को जो है वो परसू करना चाहिए। तो इसके मुख्तलिफ इश्यूज़ होंगे, पैसा कैसे अरेंज होगा, पैसा कैसे खर्च होगा, पैसे की लागत क्या होगी, ठीक है।
तो ये तमाम चीज़ें हमने इसमें देखनी होती हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर, आप जब बिज़नेस के लिए माली मामलात को हैंडल करते हैं या अरेंजमेंट करते हैं तो उसके लिए एक ऑप्टिमल स्ट्रक्चर तरतीब देने की कोशिश करते हैं कि आपके टोटल कैपिटल के अंदर आपकी इंटरनल इक्विटी कितनी होगी, आपकी प्रेफर्ड इक्विटी कितनी होगी, या उसके अंदर जो डेट्स हैं या आउटसोर्सेस फंड्स होते हैं वो किस लेवल पे होने चाहिए। हाउ शुड वी पे फॉर आर एसेट्स, हम अपने एसेट्स के अगेंस्ट कैसे पे करेंगे, यानी रिटर्न ऑन एसेट्स क्या होगी और कितनी होनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, ये कंपनी का एक रियलिस्टिक एनालिसिस करने के बाद ही आप, कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के बाद ही आप बता सकते हैं। शुड वी यूज़ डेट और इक्विटी, और इसमें यह भी फैसला करना होता है कि हमें अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए या बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को या इकोनॉमिक इवेंट्स को सप्लीमेंट करने के लिए हमें उधार पे रिलाई करना चाहिए, यानी डेट्स पे या लोन्स पे रिलाई करना चाहिए, या इंटरनल इक्विटी यानी अपनी सोर्स से जो पैसा अरेंज होता है या आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं उसको इस्तेमाल में लाना चाहिए। नंबर 3, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट यानी वर्किंग कैपिटल वो सरमाया होता है जो डे टू डे कंपनीज़ को मैनेज करने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन को सप्लीमेंट करने के लिए आपको ज़रूरत होती है। अकाउंटिंग के अंदर इसका जो फार्मूला यूज़ होता है वो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। अब वर्किंग कैपिटल रेशो का 1 पॉइंट समथिंग होना ये कंपनी की अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ होने की अलामत होती है, यानी उसके एसेट्स से ज़्यादा होंगे, उसकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ कम होंगी, तो ये फिर ये कंडीशन होती है कि वो अदारा जो है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो बिज़नेस वो प्रॉफिट में है। हाउ डू वी मैनेज द डे टू डे फाइनेंसेस ऑफ द फर्म, यानी डे टू डे बेसिस पे जो कंपनी की माली ज़रूरियात होती हैं उसको कैसे पूरा करेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजर इन इश्यूज़ को भी देखता है और इन इश्यूज़ के मतलब जो फ़ैसला साजी होती है, जो ऑप्टिमल डिसीजंस होते हैं, वो फाइनेंशियल मैनेजर ही आपको सजेस्ट करता है। अब अकाउंट्स एंड फाइनेंस के स्टूडेंट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ये बताने की ज़रूरत तो वैसे नहीं होनी चाहिए कि बेसिक फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। सभी जानते हैं कि बिज़नेस की 3 इकसाम होती हैं, या तो आप छोटे पैमाने पे सिंगल बिज़नेस जो है उसको परसू कर सकते हैं, या कुछ लोग जो किसी चीज़ पे यानी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री कर जाते हैं। और वैसे ये लॉ की रिक्वायरमेंट भी है कि जब किसी बिज़नेस के अंदर लोग एक से ज़्यादा शामिल होना चाहें तो फिर वो सिंगल बिज़नेस की काइंड नहीं होती, बल्कि वो एक फर्म या पार्टनरशिप बिज़नेस के तौर पे भी अपने बिज़नेस को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो अप टू 20 तकरीबन एक पार्टनरशिप के अंदर लोग जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। और अगर आपके बिज़नेस के अंदर और भी लोग एक पार्टनर के तौर पे शामिल होना चाहें तो लॉ आपसे ये रिक्वायर करता है कि आप उस बिज़नेस को या उस पार्टनरशिप फर्म को डिज़ोल्व कर देंगे और उसको एक कॉरपोरेशन या कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। और कंपनी को ओवरसी करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी ममालिक के अंदर ऐसी एजेंसी या रेगुलेटर मौजूद होते हैं या उनको ओवरसी करते हैं, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इसी तरह जो इसके रूल्स वज़ा करते हैं या इसके पैसे का अरेंजमेंट जो होता है वो आपकी फॉरेक्स मार्केट होती है, या इस तरह से जो इसके लिए लोकल बिज़नेस को बढ़ाने के लिए या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए जो आपकी रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं वो भी इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस दी हुई हैं। ये स्टूडेंट्स तकरीबन पहले से ही जानते हैं कि एक बिज़नेस की, चाहे वो किसी भी नौइयत का हो, चाहे वो सोल ट्रेडरशिप का हो, चाहे वो पार्टनरशिप का हो, चाहे कॉरपोरेशन हो, तो उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हो सकती हैं। स्ट्रेंथ्स को हम एडवांटेजेस का नाम भी दे सकते हैं और वीकनेसेस को हम डिसएडवांटेजेस का नाम भी दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस इशू को तो खुद ही देखेंगे। बेसिकली ये वही चीज़ें हैं जिसको हम अकाउंटिंग के अंदर पहले से डिस्कस कर चुके हुए हैं, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि इसको इतनी डिटेल में देखा जाए। बाहर स्टूडेंट्स अपने नॉलेज के लिए इसको ज़रूर देखें, अपने नॉलेज को इन्हेंस करने की कोशिश करें। मैंने एक मैक्सिमम जो पॉइंट के साथ यहाँ पे एक स्लाइड प्रेजेंट की हुई है, स्टूडेंट इसको जाके देखेंगे। हम अपने अगले इशू की तरफ चलते हैं कि एक कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फाइनेंस मैनेजर होता है या फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, इसका रोल क्या हो सकता है या इसकी पोजीशन क्या होती है और ये कितनी जगहों तक या किस हद तक जाके परफॉर्म कर सकता है। अगर
इस डायग्राम को गौर से देखें तो सबसे ऊपर जो हैं ये स्टॉक होल्डर्स हैं, यानी वो लोग जिन्होंने कंपनी के अंदर शेयर्स खरीदे हुए होते हैं और जो कंपनी के सब्सक्राइबर्स कहलाते हैं या कंपनी के मेंबर्स कहलाते हैं। इन्हीं मेंबर्स या स्टॉक होल्डर्स में से आप एक बोर्ड इलेक्ट करते हैं जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम दिया जाता है। अमूमी तौर पे पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक जो डायरेक्टर्स हैं वो पाकिस्तान में एटलीस्ट 10% शेयर होल्डर का मालिक होना उसे ज़रूरी है, तो वो कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। जब ये डायरेक्टर जो हैं इसी में से फिर आप हायर करते हैं एक प्रेसिडेंट या CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन होता है। ओल्ड हायरार्की के अंदर इसको चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था और आज के जदीद निज़ाम में, आज के जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर इसको प्रेसिडेंट या CEO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का ही नाम दिया जाता है। और अमूमी तौर पे ये वो लोग होते हैं जो ख़ास टास्क के तहत, ख़ास एक्टिविटीज़ के तहत जिनको हायर किया जाता है, तो इसलिए इनको मैनेजर्स भी कह सकते हैं। आप स्टूडेंट ज़रा थोड़ा सा अपने जहन में वो कॉन्सेप्ट लेके आइए जो मैनेजमेंट में आपने पढ़ा था, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये तकरीबन उसी एंगल से 3 लेवल्स पे ही हमने ये डायग्राम जो है वो अरेंज की हुई है। अब एक प्रेसिडेंट जो है उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट्स काम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, जैसा कि ये यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है। ह्यूमन रिसोर्सेज वाइस प्रेसिडेंट, मैन्युफैक्चरिंग वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस, ये वो शख्स है जो कि CEO के तहत काम करते हुए वाइस प्रेसिडेंट भी है, बाकी इक्विवेलेंट जैसे बाकी लोग मौजूद हैं, और इसके पास जितने भी कंपनी के माली मामलात हैं इनको हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसको आज के जदीद हायरार्की के अंदर CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे देखें, ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के वही 2 फंक्शंस हैं जो मैंने स्टार्ट में बयान किए थे कि या तो वो ट्रेजरर हो सकता है, यानी कंपनी के लिए पैसे के अरेंजमेंट के जो मामलात होते हैं उसको हैंडल करता है, या वो कंट्रोलर होता है कि वो तमाम कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करने की कोशिश करता है कि कंपनी के अखराजात जो हैं उसकी बजट लिमिट से ना बढ़ने पाएँ या कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी उसको मैक्सिमाइज़ किया जाए। तो ये कंट्रोलिंग फंक्शन जो है इसके अंदर होंगे। अब ट्रेजर क्या कुछ कर सकता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर मैनेजर भी होता है। इसी तरह इसके ट्रेजर के तहत वो क्रेडिट मैनेजर भी मौजूद होता है, इसके ये फंक्शन भी होते हैं, ये फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर के तौर पे भी ये काम कर सकता है कि अगर कंपनी ने अपने कस्टमर को आउटसाइड द कंट्री जो है देखना है, उसके साथ बिजनेस पर जो आपने करना है, तो फिर आपको ये समझ होनी चाहिए कि आप अपने पैसे को किसी और मुल्क की करेंसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फंड रेजिंग मैनेजर भी इसके तहत होते हैं, यानी इसकी ये एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं कि वो कंपनी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करता है और ये सजेस्ट करेगा कि उसको किन सोर्सेज से पैसा अरेंज करना चाहिए। कैश मैनेजर भी होता है, कैसे पैसे को बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए वो आपको सजेशन देता है, और वैसे भी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन जो होती है कंपनी की एक करंट रनिंग के अंदर इसका बड़ा बुनियादी रोल होता है। इसी तरह फिर पेंशन फंड मैनेजर जो आपके एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको ओल्ड एज बेनिफिट्स देने होते हैं, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने होते हैं, तो उसकी वक्त से पहले प्लानिंग करना इसी की जिम्मेदारी होती है। इसी तरह अगर कंट्रोलिंग फंक्शन की हम बात करते हैं तो बुनियादी तौर पे वो कंट्रोलिंग के अंदर सबसे अहम चीज़ होती है वो टैक्स मैनेजर, यानी ये मामलात गवर्नमेंट के साथ होते हैं। गवर्नमेंट आपको जब किसी भी मुल्क की उस मुल्क में बिज़नेस करने को अलाउ करती है तो उसके अगेंस्ट वो आपसे कुछ टैक्सेस रिक्वायर करती है, जो कि बिज़नेस और या गवर्नमेंट ने भी अपना निज़ाम जो है इसको रेगुलेट करना होता है, चलाना होता है। दूसरा फंक्शन जो कंट्रोलर का हो सकता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजर का हो सकता है कि वो कॉस्ट अकाउंट्स को हैंडल करता है, देखता है, ये चेक करता है कि व्हाट द कॉस्ट शुड बी ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, एक कंपनी की लागत क्या है और उसकी लागत क्या होनी चाहिए। इसी तरह कंट्रोलिंग फंक्शन में कॉरपोरेट अकाउंट्स मैनेजर भी वो हो सकता है, यानी कंपनी के मामलात पे हायर लेवल पे जिसमें कंपनी के मुख्तलिफ डिसीजंस होते हैं जो ग्रोथ से रेलिवेंट हो सकते हैं, उनको करने के लिए भी इसका एक रोल बनता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजर भी हो सकता है, तो फाइनेंस मैनेजर जो होगा वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इश्यूज़ को भी ओवरसी कर सकता है, इसको असिस्ट कर सकता है और उसकी बुनियाद पे कंपनी की मुख्तलिफ जो डिसीजंस होते हैं वो इसको मुमकिन बनाते हैं। अच्छा, अब
बड़ा ही अहम इशू कि वाई इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों अहम है, और आज के दौर में फाइनेंशियल अहमियत, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ने की, और या एक कंपनी के अंदर ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का हामिल शख्स हायर करने की ज़रूरियात क्यों महसूस होती हैं। दिस फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये कंपनी के लिए बहुत अहम है, फॉर वेरियस रीजंस, और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। टेक अ लुक एट वंस आर सम ऑफ दीज रीजंस। हम इनकी जो रीजंस हैं इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन, हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस इन फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये कंपनी की हेल्प करती है कि वो अपनी माली मनसूबाबंदी कैसे करेंगे। अब माली मनसूबाबंदी के अंदर आप शॉर्ट टर्म की प्लानिंग भी कर सकते हैं और स्ट्रेटेजिक यानी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग भी कर सकते हैं। नंबर 2, असिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन द प्लानिंग एंड एक्विजिशन ऑफ फंड्स। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये कंपनी की मदद करती है इस चीज़ की मनसूबाबंदी करने में कि वो फंड्स कहाँ से हासिल करेंगे। अब एक्विजिशन ऑफ फंड्स का मतलब है, जाहिर सी बात है कि जब आप कहीं से फंड्स अरेंज करवाते हैं या करते हैं तो फिर आपको उसकी कुछ लागत पे करना पड़ती है, और वो लागत कितनी होनी चाहिए कंपनी ने अपने माली ज़राए या अपने फाइनेंशियल सोर्सेज को देखते हुए या उसको एनालाइज करते हुए डिसाइड करना होता है। हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन इन इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग, और कंपनी की इस चीज़ में भी मदद करती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि आप उस पैसे को जो आपने अरेंज किया है मुख्तलिफ सोर्सेज से उसको कितना बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे। एंड एलोकेटिंग द फंड्स रिसीव्ड आर रिक्वायर्ड, और उसकी मनसूबाबंदी करेंगे कि आपको किस किस सेक्टर में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना आपको ऑपरेटिंग से सर्कल के अंदर रखना चाहिए, कितना आपको एफडी में यानी फिक्स डिपॉजिट में लेके जाना चाहिए, और अगर आप मार्केट का इंतखाब करते हैं तो मार्केट सर्कुलेशन में आपका पैसा कितना हो। असिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग क्रिटिकल फाइनेंशियल डिसीजन, मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंपनी के लिए माली या हल तलब अमूर होते हैं उसके अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है आपको असिस्ट करती है। हेल्प्स इन इम्प्रूविंग दी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, आपकी मदद इस सेंसेस में भी होती है कि आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं या इसको बेहतर बना सकते हैं। जाहिर सी बात है कि हर कंपनी की ये कोशिश होती है कि उसके प्रॉफिट एक ख़ास लेवल तक ही ना रहें, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे कंपनी पुरानी होती चली जाती है वो अपनी कंपनी बिज़नेस करने का आर्ट सीखती चली जाती है, तो उसकी ये ख्वाहिश होती है और कोशिश होती है कि उसकी वेल्थ को मैक्सिमाइज़ किया जाए बाय क्रिएटिंग एंड जनरेटिंग मोर रेवेन्यूज़ एंड प्रॉफिट्स। इंक्रीज द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म और ऑर्गेनाइजेशन, ये वो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन की बात है जो पहले मैं कर चुका हूँ। प्रोवाइड इकनॉमिक स्टेबिलिटी, कंपनी की जो मैशी इस्तेहकाम है उसको मुमकिन बना सकते हैं अगर आप अच्छे बोल्ड और टाइमली डिसीजन लेते हैं फाइनेंशियल मामलात के मतलब, तो वो फिर कंपनी की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का बायस बनते हैं। और लास्ट इशू जो इसमें है कि एनकरेज द एम्प्लॉइज टू सेव मनी, ये एक मोटिवेशन होती है एम्प्लॉइज़ के लिए कि वो जितना पैसा कमाते हैं या वो कंपनी के अंदर अगर काम कर रहे हों तो पैसे को मैक्सिमाइज सेव करने की कोशिश करें। और ज़ाहिर सी बात इंसान सेव इसीलिए के लिए भी तो करता है कि फ्यूचर के अंदर जो अनसर्टेनिटीज़ हो सकती हैं उससे न बर्दाश्त हुआ जाए। विच हेल्प्स दैम इन पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, और अगर आप पैसे को इस्तेमाल करते हुए उसको मैक्सिमाइज तौर पे सेव करते हैं तो ये पैसा फिर आपकी लॉन्ग टर्म जो आपके फाइनेंशियल बेनिफिट्स देने होते हैं एम्प्लॉइज़ को या अपनी ज़ाती हैसियत के लिए भी, तो आप उसको मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सीखते हैं, पढ़ते हैं या एज इसको एक प्रैक्टिशनर के तौर पे इसको अपनाना चाहें तो हम क्या कुछ कर सकते हैं या इसका इस्तेमालात कहाँ कहाँ पे हैं। डूइंग अ मैनेजमेंट कोर्स, अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ते हैं या उसकी प्रैक्टिसेस करते हैं किसी रियल टाइम या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिलेटेड टू फाइनेंस और गेनिंग अ फाइनेंस डिग्री, या हम कहीं से फाइनेंस की डिग्री अटेन करना चाहते हैं, ऑफ़र एक्सीलेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़, तो आपके लिए मार्केट के अंदर बड़े वसी पैमाने पे जो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं
टेक अ लुक एट सम ऑफ दीज डाइवर्स करियर ऑप्शंस। यानी हम अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए कौन कौन से रास्ते खुल जाते हैं कि या तो हम एक कंसल्टेंट के तौर पे सर्विसेज दे सकते हैं, या हम कहीं पे जॉब हासिल कर सकते हैं, और अगर हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहें यानी अपना बिज़नेस या अपने वेंचर्स को स्टार्ट करना चाहें तो हम वो डिसीजन भी ले सकते हैं इसी अपने इल्म की बुनियाद पे, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को पढ़ते हुए हम हासिल करते हैं। तो बुनियादी तौर पे एक कॉरपोरेट मैनेजर बन सकते हैं अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, यानी ऐसे बैंकर जो पैसे को इन्वेस्ट करने का फ़ैसला करते हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकते हैं, यानी ऐसे लोग जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को असिस्ट करते हैं या उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं कि वो अपने पैसे को कितने बेहतरीन अंदाज में मैनेज करें। फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं जो पैसे का या फाइनेंशियल मार्केट्स का या फाइनेंशियल स्ट्रेसेस का तज्ज़िया करते हैं, और उस तज्ज़िये के नतीजे में वो उसके अंदर जो फॉल्ट्स होते हैं या उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डिटेक्ट करते हैं और उसका सलूशन देने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल एग्जामिनर जो पैसे का तज्ज़िया करने वाले या तहकीक करने वाले लोग होते हैं, अमूमी तौर पे इनका ताल्लुक़ जो होता है वो रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ होता है। जो मुख्तलिफ़ किस्म के फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं या फाइनेंशियल जो ब्लंडर्स होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानर्स होते हैं जो ये आपको गाइड करते हैं या कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं कि आपने इन फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, जो बढ़ते हुए अखराजात होते हैं, उनके मतलब इसका अरेंजमेंट कैसे करना है या उसको मैनेज कैसे करना है। बजट एनालिस्ट भी बन सकते हैं, कंपनी की जो करंट सिचुएशन में आपके अखराजात हो रहे होते हैं या आने वाले 12 महीनों के अंदर आपने मुख्तलिफ सोर्सेज से जो पैसा अरेंज करना होता है उसके मतलब जो फाइनेंशियल थिंकिंग है या फाइनेंशियल क्वेरीज़ हैं उसको हैंडल करने में आपकी मदद करते हैं। इन्वेस्टर रिलेशन एसोसिएट और एग्जीक्यूटिव, और ये भी आपको बताते हैं कि एक इन्वेस्टर को बिज़नेस के साथ एसोसिएट होना चाहिए या उसका मालिक ही बन के बैठ जाना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है कि प्रॉपर पैसे की भी एक साइंस है। आप फाइनेंशियल डिसीजन सिर्फ उसी बुनियाद पे या उसी सूरत में ले सकेंगे अगर आप उस चीज़ की बारीकी को बड़ा करीब से और बड़ा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हों। और क्रेडिट एनालिस्ट जो उधार देने वाली कंपनीज होती हैं या आपकी जो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो मुख्तलिफ़ किस्म के बिजनेसेस को लोन मुहैया करते हैं, और सिर्फ बिजनेसेस को लोन ही नहीं देते बल्कि प्राइवेट लोगों को, जो लोग अपना घर बनाने के लिए या ज़ाती गाड़ी ख़रीदने के लिए पैसा लेना चाहते हैं, इन चीज़ों की सर्विसेज भी वो दे सकते हैं। गोल ऑफ द फर्म, बुनियादी इशू जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते क्यों हैं, उसमें बुनियादी तौर पे एक फर्म की ये कोशिश होती है कि वो अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करे और उसी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के अपने बिज़नेस की जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करें। सारी सी बात है कि हर शख्स, चाहे वो सैलरीड क्लास में से हो, चाहे वो कॉरपोरेट इन्वेस्टर हो, उसकी ये कोशिश होती है कि जितना पैसा आप कमाते हैं उसको फौरी तौर पे ही कंज्यूम ना कर लिया जाए या अपनी ज़रूरतों पे ख़र्च ना कर लिया जाए, बल्कि उसमें से कुछ पैसा सेव किया जाए जिसको फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं या अपने बिज़नेस को मज़ीद बढ़ाने के लिए जो आपको री इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है उसका अरेंजमेंट भी किया जाए। बजाय इसके कि आप एक्सटर्नल सोर्सेज की तरफ मूव करें या बैंकों से आप मुख्तलिफ़ किस्म के लोन रेज़ करके बिज़नेस को बढ़ाएं, तो बेहतरीन पॉलिसी यही होती है कि आप जो प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं उसमें से कुछ पैसे को बचा के आप अपने बिज़नेस को री इन्वेस्ट करने के लिए जो कैपिटल चाहिए होता है उसको अरेंज करें। व्हाट शुड बी द प्राइम गोल ऑफ आवर कॉरपोरेशन? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड स्टॉक होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये चीज़ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हर कंपनी के अंदर ये कोशिश होती है, कंपनी का ये मोटिव होता है कि पहले तो वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करें, और ज़ाहिर सी बात है कि जब वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करते हैं तो उसी प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के आपने बिज़नेस के अंदर मज़ीद इन्वेस्ट करना होता है, तो इससे क्या होगी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होती है। मैनेजर जो हैं या फाइनेंशियल मैनेजर जो है ये एक नुमाइंदा होता है मालकान का कंपनी के अंदर, और चूँकि जब उसने हल्फ ले लिया है तो वो कंपनी के अंदर रहते हुए जो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करते हुए वो बेहतरीन फ़ैसला साजी करने की कोशिश करेगा कि जिसके अंदर बिजनेसेस को फ़ायदा हो सके, फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल सकें। द प्राइमरी गोल ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर शुड मैक्सिमाइज द स्टॉक होल्डर वेल्थ बाय मैक्सिमाइजिंग द प्राइस ऑफ द फर्म्स कॉमन स्टॉक, यानी फर्म्स के जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं
उनकी वैल्यू को बढ़ाया जाए। सारी सी बात है कि कंपनी के शेयर की वैल्यू में इजाफा उसी सूरत में हो सकता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हों। प्रॉफिट्स अच्छे होंगे तो वो प्रॉफिट जो हैं कंपनी के रिज़र्व में इजाफे का बायस बनते हैं, और अल्टीमेटली रिज़र्व जो हैं वो कंपनी की स्टॉक होल्डर इक्विटी का ही एक हिस्सा होते हैं। तो जब स्टॉक होल्डर इक्विटी में इजाफा हो जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ़ शेयर्स तो उतने ही रहेंगे, जबकि इक्विटी इंक्रीज़ कर जाएगी तो फिर कंपनी की वेल्थ में इजाफा होता है। फर्म्स ऐसा करती हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है। हैव अदर ऑब्जेक्टिव्स, इसके अलावा भी उनके मकासद कुछ हो सकते हैं, बट स्टॉक प्राइस मैक्सिमाइजेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल फॉर द मोस्ट कॉरपोरेशन। ज़्यादातर कंपनीज़ के अंदर कंपनी की शेयर प्राइस को इंक्रीज़ करना बाय टेकिंग डिफरेंट फाइनेंशियल डिसीजंस जो कि कंपनी की फेवर में हो, तो कंपनी की इक्विटी में इजाफा हो जाता है। फर्दर मोर, इससे बढ़ के, द एक्शन दैट मैक्सिमाइज द स्टॉक प्राइस ऑल्सो इंक्रीज द सोशल वेलफेयर। और ऐसे भी होता है कि जब कंपनियां ज़्यादा अच्छा कमा रही होती हैं या कंपनीज़ की मार्केट के अंदर, कैपिटल मार्केट के अंदर अच्छी वर्थ बन जाती है, तो इससे फिर वो लोगों को सोशल बेनिफिट्स भी दे सकते हैं। मोर जॉब क्रिएट होती हैं जब बिज़नेस एक्सपेंड करते हैं या कंपनीज बढ़ती हैं या वो चलते हुए बिजनेसेस को अक्वायर करते हैं, तो आपको लेबर क्लास या वर्किंग क्लास की ज़रूरत होती है। तो इससे माशरे के वसी पैमाने पे जो लोग जॉब की तलाश में होते हैं उनकी भी जो है दादरसी हो जाती है। गोल ऑफ द फर्म कैन बी स्टेटेड इन 3 वेज। कंपनी के जो गोल्स होते हैं या किसी भी फर्म के, उसको 3 सूरतों में बताया जा सकता है। मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, जो कंपनी के मालिकान होते हैं उनके पैसे को सेव किया जाए, सेफ गार्ड किया जाए और उसमें इजाफा किया जाए। मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म, फर्म की जो मार्केट शेयर है, कंपनी की जो मार्केट में वैल्यू होती है, उसका जो नाम होता है, उसकी जो साख होती है, उसमें इजाफा किया जाए। और थर्ड वन है मैक्सिमाइज द शेयर प्राइस। और अल्टीमेटली जब दोनों चीज़ें हासिल हो जाती हैं तो मार्केट में लोगों का इसको पर एक एतमाद बन जाता है, तो कंपनी की शेयर प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। फर्म स्टॉक प्राइस डिटर्मिनेशन, स्टॉक की प्राइस कैसे निकालते हैं। अब स्टॉक की प्राइस को सबसे पहले तो कैलकुलेट करना आना चाहिए, और जब कैलकुलेट करना आ जाए तो फिर आप वहाँ से एनालिसिस ये भी करेंगे कि इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है या इसको कम कैसे किया जा सकता है। प्राइस ऑफ अ स्टॉक डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। किसी भी कंपनी के शेयर की जो कीमत होती है उसका इन्हिसार 4 या 5 चीज़ों पे होता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्टेड अर्निंग पर शेयर क्या है, कि मौजूदा या आपने जो प्लान किया है कि कंपनी की जो अर्निंग होगी पर शेयर की बुनियाद पे वो कैसे होगी। इस मकसद के लिए कंपनियां EPS यानी अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करती हैं। नंबर 2, टाइमिंग ऑफ द अर्निंग स्ट्रीम। आपने ये टाइम पैरामीटर भी डिसाइड करने होते हैं कि कंपनी का अगर स्पेसिफिक या एक बजटेड प्रॉफिट आपने सेट किया है उसका पीरियड क्या होगा। अमूमी तौर पे कंपनी का फाइनेंशियल जो बजट होता है या जो पीरियड होता है वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होता। रिस्कनेस ऑफ द प्रोजेक्टेड अर्निंग, अगर आप अर्निंग हासिल करते हैं या कंपनी को किसी ख़ास मुकाम तक इसकी शेयर प्राइस लेके जाते हैं तो उसके अंदर आपको रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जो मार्केट के पैरामीटर्स मौजूद होते हैं आप उनको भी मद्देनज़र रखते हैं, और वो 2 फोर्सेस जो आपकी मार्केट में काम कर रही होती हैं यानी डिमांड एंड सप्लाई, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। नंबर 4, यूज़ ऑफ डेट। आप पैसे को कितने अच्छे तरीके से या कितने बुरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसका असर भी कंपनी की वर्थ पे या कंपनी की शेयर प्राइस पे असर पड़ता है। और लास्ट होगा डिविडेंड पॉलिसी। आप किस किस्म की डिविडेंड पॉलिसी जो है वो बनाते हैं। कंपनियां अमूमी तौर पे अपनी बिज़नेस की ग्रोथ के लिए 2 से 3 किस्म के मॉडल यूज़ करते हैं, जिसमें ज़ीरो ग्रोथ मॉडल होता है कि जिसके अंदर आप कंपनी की एनुअल जो डिविडेंड का रेट होता है या उसकी जो परसेंटेज होती है उसमें इजाफा नहीं करते, बल्कि कांस्टेंट पॉइंट पे या कांस्टेंट अमाउंट पर शेयर की बुनियाद पे ही के जो डिविडेंड है वो शेयर होल्डर्स को ऑफ़र किया जाता है। जबकि इसी तरह एक कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी भी हो सकती है कि जिसके अंदर आप रेट को कांस्टेंट रखते हैं और हर साल में आप देखते हैं कि उसमें 4%, 5% या कुछ परसेंटेज जो कि डिसाइड कर ली जाए कंपनी की बोर्ड मीटिंग के अंदर, वो जो है उतना उसमें इजाफा होता है। और लास्ट होती है वेरिएबल ग्रोथ पॉलिसी। तो ये हालात पे डिपेंड करता है कि आपकी या उस रीजन की या उस कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, क्या वो स्टेबल है या वो डेविएट करती है या अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे फिर कंपनियाँ भी कंपनी के जो मार्केट के इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं उसके मुताबिक वेरिएबल ग्रोथ मॉडल को फॉलो भी कर सकती हैं।
एजेंसी रिलेशनशिप, जब फाइनेंशियल मैनेजर्स एक फर्म को बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर के तौर पे जो ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ से फिर मालकान के साथ उनकी एजेंसी रिलेशनशिप्स कायम हो जाती हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि एजेंसी रिलेशनशिप्स है क्या। एन एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट व्हेन वन आर मोर पीपल द प्रिंसिपल हायर अनदर पर्सन द एजेंट टू परफॉर्म अ सर्विस, यानी अगर एक शख्स किसी दूसरे शख्स को हायर कर लेता है अंडर सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस कि वो इसके लिए कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेगा, चाहे वो एग्जेक्टिव नौयत के हों चाहे वो ऑपरेशनल नौयत के हों, देन डेलीगेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, और फिर उसको फ़ैसला साजी करने का अख्तियार भी देते हैं टू दैट एजेंट। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है और लॉ भी यही डिफ़ाइन करता है कि एजेंट जो होते हैं वो प्रिंसिपल के जो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनस होते हैं, उसकी प्रॉक्सी होते हैं, और उसका किया हुआ कोई भी काम, कोई भी एक्ट या कोई भी ऐसी चीज़ एक प्रिंसिपल को बाउंड कर सकती है, उसको ज़िम्मेदार ठहरा सकती है उसके किसी भी किस्म के आर्ट का। इंपॉर्टेंट एजेंसी रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट बिटवीन स्टॉक होल्डर्स एंड मैनेजर्स। ज़्यादातर ये क्या होते हैं कि इस तरह के रिलेशंस जो हैं, इस तरह के जो ताल्लुकात हैं वो स्टॉक होल्डर्स और मैनेजर्स के दरमियान होते हैं या फिर स्टॉक होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स के दरमियान होते हैं, क्योंकि क्रेडिटर्स का भी एक स्टेक ही होता है कि उन्होंने बिज़नेस को उधार दिया होता है या उनको ऐसी चीज़ें दी होती हैं कि जिसके अगेंस्ट उनसे वादा होता है कि सर्टन डेट पे वो जाकर इनसे पैसे लेंगे, तो वो भी अपने जो नुमाइंदगान है वो कंपनी के अंदर मुकर्रर करने की कोशिश करते हैं ताकि कंपनी किसी भी किस्म का फाइनेंशियल ब्लंडर ना कर सके। एजेंसी प्रॉब्लम्स में अ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिटवीन होता क्या है, यानी मसाइल किस किस्म के हो सकते हैं। बेज़ाहिर सी बात है कि प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान कुछ चीज़ों पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, वो मुख्तलिफ नौइयत की हो सकती हैं। द प्रिंसिपल आउटसाइड शेयर होल्डर एंड द एजेंट मैनेजर ये हो सकते हैं, या स्टॉक होल्डर एंड क्रेडिटर, ये जैसे कि पहले मैंने बयान किया है कि इनके अंदर जो मसाइल हैं वो जो टर्म्स एंड कंडीशन तय पाती हैं उनकी खिलाफ वर्जी से भी हो जाते हैं, तो या मुख्तलिफ जो मार्केट के पैरामीटर्स हैं या गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं बाज़ औक़ात वो भी इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। द एजेंसी इशू, एजेंसी इश्यूज़ क्या हो सकते हैं। सारी सी बात है कि जब एक प्रिंसिपल या एक एजेंट किसी ख़ास टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत एक बिज़नेस के अंदर शामिल होते हैं, इन थ्योरी मैनेजर्स वुड एग्री विद शेयर होल्डर्स। थ्योरी तो यही कहती है कि मैनेजर्स को शेयर होल्डर के साथ एग्री करना चाहिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट को देखते हुए। क्यों, आप जब किसी को जॉब देते हैं तो क्या सिर्फ उसको टास्क को रेगुलेट करने के लिए ही आप जॉब देते हैं कि आप ये नहीं चाहते कि वो कंपनी या वो शख्स जो आपने हायर किया है वो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स पहुंचाने का बाइस भी बने। हाउएवर मैनेजर्स आर ऑल्सो कंसर्न्ड, हम ये भी कह सकते हैं कि इन मैनेजर्स का ताल्लुक इस चीज़ के साथ भी होता है विद पर्सनल वेल्थ, कि वो अपनी वेल्थ में कैसे इजाफा कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि उनके अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस जो होते हैं वो इनको भी फ़ायदा दिलवाते हैं और कंपनीज़ को भी फ़ायदा दिलवाते हैं। जॉब सिक्योरिटी, उसे जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है, एंड लाइफस्टाइल, और अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो ज़ाहिर सी बात है कि उसको मुशाहरा अच्छा मिलेगा और अच्छे मुशाहरे की बुनियाद पे वो अपनी प्रोफेशनल या डोमेस्टिक लाइफ के अंदर जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसको ला सकता है, उसकी कफ़ालत अच्छे तरीके से हो सकती है, उसकी ज़रूरियात अच्छे तरीके से पूरी हो सकेंगी। दिस वुड काज द मैनेजर्स टू एक्ट इन अ वे दैट डू नॉट ऑलवेज बेनिफिट द फर्म्स शेयर होल्डर। और अमूमी तौर पे अगर पर्सनल बेनिफिट्स को ही देखा जाए तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि जब आप अपने ज़ाती फ़ायदे को मद्देनज़र रखेंगे या उसको प्रायोरिटी देंगे तो फिर कंपनी का जो ओवरऑल गोल होता है या उसके जो मकासद होते हैं वो पसे पूछते चले जाते हैं। अमूमी तौर पर इससे फिर नुकसान भी होता है। एजेंसी कॉस्ट क्या क्या हो सकती हैं। मॉनिटरिंग द एक्सपेंडिचर, कि एक्सपेंडिचर को आपने देखना होता है। बॉन्डिंग एक्सपेंडिचर, जो कंपनी की मुख्तलिफ़ किस्म इन दोनों को यानी एजेंट और प्रिंसिपल को कायम रखने के लिए, उनके रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए भी ज़रूरत होती है कुछ कॉस्ट की। स्ट्रक्चरिंग एक्सपेंडिचर, अदारे के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर खड़े करने होती हैं, या मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके आप जब किसी प्रिंसिपल के बिहाफ़ पे बिजनेसेस करेंगे या उनके टर्म्स एंड कंडीशन को तय करेंगे तो उसको भी पहले से ही तयशुदा होना चाहिए। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
आपको फ्यूचर में जाके इस चीज़ को बढ़ाने के लिए या इससे फाइनेंशियल बेनिफिट या फाइनेंशियल एडवांटेजेस जो हैं वो रिट्रीव करने के लिए भी कुछ कॉस्ट लगानी पड़ सकती हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आखिरी इशू क्या होगा कि फाइनेंशियल मैनेजर जो हैं वो मैनेजिंग द मैनेजर्स, यानी कंपनी की जो मैन फोर्स होती है या कंपनी की जो फाइनेंशियल टीम होती है या मैनेजमेंट टीम होती है, उसको रिटेन करने के लिए भी फाइनेंशियल मैनेजर बेस्ट डिसीजंस ले सकते हैं। यानी वो डिसीजंस किस किस्म के हो सकते हैं? सबसे पहले तो है मैनेजेरियल कंपेंसेशन, यानी मैनेजेरियल लेवल पे ऐसे अरेंजमेंट्स किए जाएं आफ्टर फॉलोइंग द बेस्ट फाइनेंशियल पॉलिसीज़ एंड बेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग्स। आप इस तरह के फ़ैसले लें कि जिसमें आपके एम्प्लॉइज़ को रिटेन करने के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ़र किए जाएं, उनको अच्छे मुशाहरे ऑफ़र किए जाएं, उनको काम के लिए मोटिवेट करने के लिए टाइमिंग इशू को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के बोनसेस जो हैं वो प्लान किए जाएं, या उनको मुख्तलिफ़ सूरतों में जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ही जिम्मेदारी होती है कि उसकी निशानदही करें और उसको मैनेज करें। इंसेंटिव्स कैन बी यूज टू अलाइन मैनेजमेंट एंड स्टॉक होल्डर इंटरेस्ट, यानी उनके इंटरेस्ट जो कि मुश्तरक होते हैं उनके दरमियान अलाइनमेंट का बायस बन सकता है कि अगर आप अपने एम्प्लॉइज़ को अच्छे इंसेंटिव्स ऑफ़र करते हैं। द इंसेंटिव्स नीडेड टू बी स्ट्रक्चर्ड, और इसके लिए एक स्ट्रक्चर तरतीब देने की ज़रूरत होती है, जैसा कि अक्सर कंपनीज़ में होता है कि एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह के अंदर इंक्रीज़ जो है वो सालाना बुनियादों पे मिलती है। और कुछ अदारे ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने इनकी जो फाइनेंशियल इंक्रीज़ होती है तनख्वाह के अंदर उसको उनकी परफॉर्मेंस के साथ जोड़ा हुआ होता है। तो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस किस्म की पॉलिसीज़ फॉलो कर रही हैं। The incentive needed to be structured carefully to make sure that they achieve their goals। और जब आप इस तरह का स्ट्रक्चर तरतीब दे रहे होते हैं तो एक चीज़ ये भी ज़हन में रखना ज़रूरी है कि आप कंपनी की फाइनेंशियल जो टारगेट्स होते हैं उनको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, और ये कोशिश करते हैं कि ऐसी पॉलिसी वज़ा की जाए कि जिसकी वजह से कंपनी के जो बेनिफिट्स होते हैं या कंपनी के टारगेट्स होते हैं जो प्री सेटेड होते हैं उनको अटेन कर लिया जाए। इसी तरह फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो कॉरपोरेट कंट्रोल को बेहतर करने में भी आपकी मदद कर सकते हैं। द थ्रेट ऑफ अ टेक ओवर मे रिज़ल्ट इन बेटर मैनेजमेंट, और बाज़ औक़ात इस तरह का भी होता है कि अगर कोई और इस तमाम मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को टेक ओवर करता है तो इससे भी आपको बेनिफिट मिलने के चांसेस होते हैं। ये फाइनेंशियल मैनेजर पहले ही इसकी असेसमेंट कर लेता है कि किस किस जगह पे जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि कंपनियां जब मसाइल का शिकार होती हैं तो अपना फाइनेंशियल ऑडिट करवाती होती हैं। अब फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर वो तमाम बिग पिक्चर जो है क्लियर हो जाती है कि जिसमें मसाइल जो होते हैं उसकी निशानदही करके और उसके मुताबिक उसके सॉल्यूशंस को जो है वो आप सजेस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह कुछ अदर स्टेक होल्डर भी हो सकते हैं जो कंपनी के अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं कंपनी की बेटरमेंट के लिए, कंपनी को बेहतर बनाने के लिए, या कंपनी को अच्छे स्मूथ फाइनेंशियल ट्रैक पे चलाने के लिए। स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।